नमस्कार साथियों, स्वागत है कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज दोस्तों हम वर्णमाला की तीसरी क्लास करेंगे। इससे पहले हमने वर्णमाला की 2 क्लासें कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हिंदी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको वर्णमाला 1 और वर्णमाला 2 दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमने स्वर को कंप्लीट किया है। सभी स्वर हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज की जो क्लास होगी साथियों वो व्यंजन पे आधारित होने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं इस वादे के साथ आपसे शुरुआत कर रहा हूं साथियों कि सभी सवाल आपको इन्हीं वीडियो से मिलने वाले हैं। आप वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आए। और यदि पिछले वर्षों में जितनी भी वर्णमाला के सवाल पूछे गए हैं और यदि इन्हीं वीडियो से मिल जाए तो दोस्तों आपका भी ये कर्तव्य है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मत कीजिए, पहले पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आए तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं व्यंजन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजनों की संख्या होती है 33 दोस्तों व्यंजनों की संख्या होती है। कई बार आपसे पूछा गया है और अगली बार भी आपसे पूछे जाने की संभावना रहती ही है। अब दोस्तों परिभाषा से यहां से देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, जो मैं बता रहा हूं उसे आप लिख भी लीजिएगा। यहां पर जगह नहीं थी, नहीं तो मैं भी लिख देता। तो आप लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, या फिर स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। ये कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। जैसा कि आपने स्वर में देखा था, स्वर स्वतंत्र होते थे और वो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते थे। तो दोस्तों वो सवाल आपसे एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेजा भी था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि पहली क्लास से उसको पहला ही सवाल मिल गया था साथियों कि उसमें स्वर की परिभाषा पूछी गई थी। तो परिभाषा से सवाल आते रहते हैं, इसलिए आपको परिभाषा पे ध्यान देना है। व्यंजन कभी भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और प्रत्येक व्यंजन में दोस्तों छोटा आ शामिल होता है। इसको कुछ इस प्रकार से समझिए, जैसे मैंने यहाँ पर ये का बनाया, अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद कर दूं तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इसका सही रूप है, यानी कि प्रत्येक व्यंजन के अंदर आ शामिल होता है और व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं होते। अब दोस्तों बात करते हैं व्यंजनों में, आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं दोस्तों, वे व्यंजन जो हमारे गले से निकलने के बाद दोस्तों किसी ना किसी अंग से मतलब निकलते हैं, तो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वो स्पर्श करके आते हैं। तो इनकी संख्या जो होती है वो 25 + 2 होती है। ये दोस्तों आपको देखेंगे 5 वर्ग, जिसमें का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। दोस्तों याद करने के लिए हम आपको इसकी अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी बताएंगे, जिससे आप कभी ना भूलें। तो इसलिए साथियों ये इनका उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान मतलब कंठ से कौन सा व्यंजन निकलता है, तालव्य से या तालु से कौन सा व्यंजन निकलता है, मूर्धन्य से कौन सा निकलता है, दंत से कौन सा निकलता है और ओठ से कौन सा निकलता है। ये इनका उच्चारण स्थान है, जहां से इन व्यंजनों का जन्म होता है। तो ये इधर इनका दोस्तों उच्चारण स्थान है। और उच्चारण स्थान के सामने ही आपको एक वर्ग मिलेगा, जिसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं और दोस्तों ये 5 ही वर्ग होते हैं, इसलिए दोस्तों ये कितने हो गए 25। अब दोस्तों 2 ये कौन से हैं ये हम आगे समझेंगे। 25 + 2 हम इसको क्यों कह रहे हैं आगे समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्त देख लेते हैं दोस्तों कंठ व्यंजन, मतलब जो कंठ से जन्म लेते हैं वो होता है का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा और अड़ा। तो दोस्तों ये जो हो गया हमारा, ये का वर्ग हो गया। तो ये कंठ से ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसको कंठ कह देते हैं। ये क्रम भी मैं आपको समझा चुका हूं। आपने अगर स्वर देखा होगा तो जब हमने उसका उच्चारण स्थान देखा था तो मैंने आपको ये समझाया था कि ये क्रम किस प्रकार से याद रखना है। तो सबसे पहले कंठ है, तो कंठ से निकला का वर्ग, पूरा का पूरा ये 5 दोस्तों ये कंठ से निकलते हैं। अब बात करते हैं तालव्य की। तालु क्या होता है, तो हमारे मुंह की ऊपर की छत का जो पिछला भाग है उसे दोस्तों हम तालु कहते हैं, तालव्य कहते हैं। हमारे मुंह की ऊपर की छत का जो पिछला भाग है उसको हम तालव्य या तालु कहते हैं। आप मेरे साथ इनका उच्चारण करें और आप पाएंगे कि आपके जब आप उच्चारण करेंगे तो इसमें आपके मुंह की ऊपर की छत का पिछला भाग ही एक्टिव होगा। जैसे आप बोले चा, छा, चा बोले, छा बोले, जा बोले, झा बोले या ये अड़ा बोले। तो इस प्रकार से आप देखेंगे मुंह की छत का जो ऊपरी भाग है, मुंह की छत का जो पिछला भाग है, ऊपरी छत का जो पिछला भाग है उसको हम तालव्य कहते हैं। अब दोस्तों ये है मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है, तो मुंह के ऊपर की छत का अगला भाग, इसको हम मूर्धन्य कहते हैं। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप महसूस कीजिए मेरे साथ कि आप देखेंगे टा, ढा, डा, डा और ये अड़ा। तो इसमें आप देखेंगे आपकी जीभ जो है, आपकी जो जीभ है
उच्चारण करते समय आपकी जो जीभ है वो मुंह के ऊपर की ऊपरी छत के अगले भाग से टच होगी। जरा बोलिए आप टा, आप देखेंगे आपकी जीभ ऊपरी छत के अगले भाग से टच हो रही है। टा ठा, आप बोल के देखिएगा, आपको एहसास हो जाएगा। तो ये हो गया मूर्धन्य। अब दोस्तों दंत, दंत व्यंजन कौन से होते हैं साथियों? आपकी जीभ जब ऊपरी दांतों से लगे, टच हो जाए, तो वहां पर दोस्तों दंत व्यंजन होगा। आप मेरे साथ इसका उच्चारण करके देखिए, ता था दा धा। जब आप बोलेंगे आपकी जीभ आपके ऊपरी दांतों से टच होगी, तो इसलिए दोस्तों इनको क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। अब दोस्तों ओष्ठ, इसमें दोस्तों जब इनका उच्चारण आप करेंगे तो आपके दोनों होठ आपस में मिल जाएंगे, पा फा बा भा। तो इनका जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ है। अब दोस्तों ये क्रम कैसे याद रखें कि पहले का वर्ग है, फिर चा वर्ग है, फिर टा वर्ग है, फिर ता वर्ग है, फिर पा वर्ग है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिएगा, जिसे हम कहते हैं कचोटता प्यार। कचोटता, कचोटता प्यार, ठीक है। आप इस प्रकार से याद रखें, पहले का, फिर चा, फिर टा, फिर ता, फिर पा। तो कचोटता प्यार, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको ट्रिक भी बताता चलूंगा, जहां मतलब ट्रिक वैसी नहीं होगी कि आपको ये कोई रामबाण है, लेकिन हाँ ये है कि आपको क्रम याद रखने में इस आपको बहुत बड़ी सहायता ये देने वाली है। अब दोस्तों अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सारी बातें हमने समझी थी पिछले वीडियो में कि अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है, अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। जैसे इनकी परिभाषा हमने पिछली वीडियो में समझ ली थी। तो आज हमारा कर्तव्य ये है कि आज हम इसकी परिभाषा ना पढ़ें, क्योंकि समय ही बर्बाद होगा, आप पहले समझ चुके हैं। और मैं निवेदन करता हूं, आपने अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जाकर के देखें, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। और यदि ये भी समझ में नहीं आ रहा है इसका क्रम, तो दोस्तों ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो पहले आप इस वीडियो को देखें, फिर दूसरा वीडियो देख लें। तो दोस्तों इनकी परिभाषा पे नहीं जाएंगे, बस ये समझेंगे कि अल्प प्राण कौन से होते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं और अघोष कौन से व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का क्या मतलब है? प्रत्येक वर्ग का हमने नाम क्या रखा है? जो दोस्तों उस वर्ग में पहला व्यंजन है उसी का हमने नामकरण रख दिया। जैसे इस वर्ग में पहला व्यंजन क्या है? का, तो इसे हमने कह दिया का वर्ग। इस पूरे वर्ग का साथियों पहला व्यंजन कौन सा है? चा, तो इसे पूरे को हमने कह दिया चा वर्ग। और इसी प्रकार इसमें कह दिया टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का मतलब का वर्ग का पहला और दूसरा, चा वर्ग का पहला और दूसरा, टा वर्ग का पहला और दूसरा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है साथियों वो अघोष होता है। अगर मैं कुछ इस प्रकार से इसको बना दूं, ये जो है दोस्तों ये आपका क्या होगा? अघोष होगा। और दोस्तों दूसरा भी है परिभाषा में, जैसे कि मैंने अभी बताया, पहला और दूसरा क्या होगा? अघोष होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ। तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, पहले वर्ग प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, दूसरा व्यंजन क्या होगा? अघोष होगा। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होगा, मतलब ये जो होंगे, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ और ये पांचवा हुआ, ये जो होंगे साथियों ये कहलाएंगे आपके सघोष, सघोष और सघोष, ठीक है। तो शुरू के दो, मतलब प्रत्येक वर्ग के शुरू के दो अघोष, और प्रत्येक वर्ग के लास्ट के तीन क्या होंगे दोस्तों? तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष, सघोष, सघोष। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे याद रखना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, सॉरी दोस्तों यहाँ पे महाप्राण लिख दिया है गलती से, मैं इसको ठीक कर लेता हूं, आप 1 मिनट का मुझे समय दें। अल्प प्राण, महाप्राण, यहाँ पे आएगा अल्प प्राण, यहाँ पे आएगा अल्प प्राण, यहाँ पे आएगा महाप्राण और यहाँ पे भी आ जाएगा अल्प प्राण। इसको आप भी ठीक कर लीजिएगा। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला अल्प प्राण, तीसरा अल्प प्राण और पांचवा अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन क्या होता है? महाप्राण होता है। अब ये दोस्तों आपको थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजन तब हो जाता है जब आप किताब बंद कर देते हैं और आपको दिमाग में थोड़ा सा घुमाना होता है। तो आप ये सोचते हैं कि पहला और दूसरा एक से थे, मतलब अघोष सघोष में बात करें तो पहला दूसरा एक से थे और लास्ट के तीन एक से थे, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि पहले सघोष था या पहले अघोष था। वैसे ही आप इसमें अल्प प्राण और महाप्राण में देखेंगे कि पहले अघोष, फिर पहले अल्प प्राण
फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। अब आप शुरुआत करना भूल जाते हैं कि पहले अल्पप्राण से शुरुआत हुई थी या महाप्राण से शुरू हुई थी। कहीं आप अल्पप्राण महाप्राण को कर लेते हैं, महाप्राण अल्पप्राण, तो ये गलतियां ना हो इसके लिए दोस्तों आपको एक नियम याद रखना है। क्या? देखिए, वर्णमाला की जो शुरुआत होती है, पूरी वर्णमाला की, वो कहां से होती है? छोटे आ से शुरुआत होती है। जब हम वर्णमाला पढ़ते हैं तो स्वरों में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, उसके बाद फिर हम दोस्तों व्यंजन पे आते हैं। तो दोस्तों जहां से वर्णमाला की शुरुआत होगी वहीं से साथियों अल्प प्राण और अघोष की शुरुआत होगी। मतलब अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष की शुरुआत होगी। तो इससे आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि शुरू के दो अघोष होते हैं, क्योंकि वर्णमाला का पहला, ये याद करने का तरीका है, इसका कोई लेना देना है नहीं वैसे, बस मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं कि पहले अघोष और अघोष। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि पहले वर्णमाला में आ आता है, तो इसलिए आ से अघोष, आ से अघोष, फिर बाद के तीनों सघोष। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब दोस्तों ये डिटेल्ड में हमने पढ़ लिया है। अब समझते हैं दोस्तों ये दो कौन से हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा जब आप लड़ाई लिखते हैं तो ये वाला अड़ा खाली बनाते हैं, आपने देखा होगा। और दोस्तों जब आप पढ़ाई लिखते हैं तो ये वाला अड़ा बनाते हैं, आपने देखा होगा। लड़ाई बनाते हैं या पढ़ाई लिखते हैं तो आप इन दोनों व्यंजनों का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये कहां से बने? ये डा और ढा से बने, तो इसलिए दोस्तों ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इन्हें हम उच्छिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। उच्छिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि द्विगुण व्यंजन कौन से हैं या उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों यही वो दो हैं जिन्हें द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, और इन्हें मिला के कितने हो जाते हैं? 25 + 2 27। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, और यदि इनका उच्चारण स्थान आपको पता चल जाए तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि इनका वो क्या है, मतलब ये अघोष है, सघोष है, या अल्पप्राण है, महाप्राण है। तो दोस्तों जो इनका वास्तविक रूप है वही इनका दोस्तों उच्चारण स्थान भी है, और वही इनका दोस्तों अल्पप्राण, सघोष, मतलब जो भी ये है वही ये है। जैसे कि आप डा की बात करेंगे, ये सघोष है, अल्पप्राण है, तो दोस्तों ये भी हो गया, ये भी सघोष और अल्पप्राण ही हो गया। और ये वाला अड़े की आप बात करेंगे, ये सघोष और महाप्राण है, तो दोस्तों ये भी सघोष और महाप्राण हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आप इसका उच्चारण स्थान भी यही है, और दोस्तों इनका अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण भी यही कहलाएगा जिससे ये बने हैं। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों समझ लेते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, और दोस्तों बाकी जो व्यंजन बचे वो कौन कौन से होते हैं उसको हम डिटेल में अभी आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है, उच्चारण स्थान भी हमने सही से पढ़ लिया है इनका, अब दोस्तों कुछ और व्यंजन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं साथियों, सबसे पहले इनकी संख्या याद रखनी है, क्योंकि संख्या से सवाल आते हैं। ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। अब ये दोस्तों 4 हो गए। अब इनको यदि हम देखें, ये अल्पप्राण है या महाप्राण है, सघोष है या अघोष है, तो आप याद रखें दोस्तों ये चारों के चारों सघोष होते हैं, और चारों के चारों दोस्तों ये अल्पप्राण होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आपने स्वर में पढ़ा था, सभी स्वर सघोष होते थे और सभी स्वर अल्पप्राण होते थे, उसी प्रकार से दोस्तों ये अंतस्थ जो व्यंजन है ये भी साथियों सघोष और अल्पप्राण होते हैं। अब दोस्तों इन्हीं में से, चारों में से कुछ अलग अलग प्रकार से सवाल बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि अर्धस्वर कौन से हैं। एक एक बात दोस्तों ध्यान से सुनना आप, क्योंकि एक एक बात से सवाल आया है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक दशा से सवाल इसमें पूछा गया है, जितनी भी दशाएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों अर्धस्वर की अगर बात करेंगे तो या और वा, या और वा ये अर्धस्वर में आते हैं। इन्हीं से दोस्तों 2 संधियां भी बनी है। संधि जो स्वर संधि हम पढ़ लेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे अयाधि संधि, तो उसमें आप देखेंगे दोस्तों इन दोनों व्यंजनों का प्रयोग होता है। यदि आप पढ़ेंगे अयाधि संधि तो वहां पर भी ये दोस्तों दोनों व्यंजन प्रयोग में होते हैं, जबकि वो स्वर संधि है और व्यंजन का क्या काम वहां पर, लेकिन ये फिर भी प्रयोग में आते हैं। तो इनका जो निर्माण है दोस्तों वो स्वरों से ही होता है, इसलिए साथियों इसको अर्धस्वर कहते हैं। तो यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया है और आ भी सकता है। अब दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। पार्श्विक व्यंजन पूछा जाता है आपसे, पार्श्विक व्यंजन बताइए। तो पार्श्विक व्यंजन में आप देखेंगे दोस्तों ला, ठीक है। तो यहाँ से मतलब अंतस्थ व्यंजन से और कितने सवाल बनते हैं और बनते रहेंगे, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि पार्श्विक जो होता है वो ला होता है। अब बात करते हैं लुंठित, लुंठित व्यंजन कौन सा है। तो लुंठित व्यंजन होता है साथियों रा।
लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? रा होता है। तो ये कई कई बार आपसे पूछे गए हैं और आगे भी दोस्तों पूछे जाएंगे। अगर आप बात नहीं मानते हैं तो आप सवाल या तो देख ले पिछले सालों में, या आप कोई प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको ये सभी सवाल मिल जाएंगे। एक एक बात ध्यान से सुनना, सभी आपके काम की है। तो दोस्तों इस क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं। पार्श्विक से कैसे याद रखना है अच्छा, और लुंठित से कैसे याद रखना है। देखो लुंठित ला से शुरू है ना, तो ला में ला नहीं आएगा, मतलब ये वाला ला में नहीं आएगा। लुंठित में रा आ जाएगा और पार्श्विक में ला आ जाएगा। तो ला में ला ना आएगा तो एक ही बचा। जब दो ये हो गए पहले तो दो बचे, ला और रा, है ना। या और वा तो अर्धस्वर में आ गए। अब ये बचे दो, रा और ला। तो इसमें आप देखेंगे लुंठित में ला नहीं आएगा तो एक ही बचा, रा यहाँ पे रख देंगे। फिर पार्श्विक में एक ही बचा, ला उसमें रख देंगे। तो आप कैसे भी इसको याद कर लें, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।